इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। तो ऑफ कोर्स मैं सिर्फ आपको इन मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नाम नहीं बताने जा रहा, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस से मैंने इन 5 टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया है। आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इक्विटी ओरिएंटेड है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 इयर्स हो, और आप जैसे जैसे अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिस्क होने के चांसेस कम होंगे। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट 65% ऑफ देयर एसेट्स को मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 1 to 250 कंपनीज लेते हैं, उसमें 1 to 100 कंपनीज को लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं और 101 to 250th कंपनी को मिड कैप स्टॉक्स बोलते हैं। तो जो भी आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उसका एटलीस्ट 65% इन 101 to 250th स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? तो जब भी कोई शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, तो जो भी टोटल शेयर ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनका जो करेंट प्राइस है, तो जब भी आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल वैल्यू आएगा उसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। सो नाउ अब हम सेलेक्ट करते हैं टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देखते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादातर आइडिया सिर्फ एक वीडियो से हो जाएगा। तो अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो अभी फिलहाल अबाउट 24 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, और अगर आप उनके AUM को देखें तो इसमें 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे हैं जिनका AUM 200 करोड़ से भी कम है। अगर आप बड़ौदा मिड कैप देखें या फिर IDBI मिड कैप देखें या क्वांट मिड कैप देखें या फिर टॉरस डिस्कवरी फंड देखें, तो अगर आप इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो ऑफकोर्स ये काफ़ी कम है। तो अगर किसी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है डजेंट मीन कि वो उस फंड का परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन एज अ सेफ्टी वी जनरली अवॉइड दीज स्कीम्स। इसका कारण ये है कि जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन आएगा लाइक 30-40% का, उस समय जो ये AUM है वो काफ़ी कम हो जाएगा और उस समय रिडम्पशंस भी काफ़ी होते हैं। तो अगर आप मार्केट करेक्शन और रिडम्पशंस दोनों को इंक्लूड करें तो उस समय इन फंड्स को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो नाउ इन 4 स्कीम्स का AUM कम है, तो इन 4 स्कीम्स को हम अपने लिस्ट से हटा सकते हैं। सो नाउ हमारे पास 20 स्कीम्स बचते हैं। नाउ हम रिटर्न चेक करेंगे इन 20 स्कीम्स का क्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। तो इन पर्टिकुलर फंड्स का रिटर्न हम कंपेयर करेंगे इनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से। तो अगर आप फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम देखते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100। तो जब भी ये पर्टिकुलर स्कीम इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसका जो मिड कैप स्टॉक्स होगा वो स्टॉक्स इस निफ्टी मिड कैप 100 से लिए जाएंगे। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को देखते हैं तो हमेशा हम उसे उसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। तो अगर उसका रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा आता है तो उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, और अगर उस फंड का रिटर्न्स बेंचमार्क के इक्वल टू या कम आता है दैट मीन्स वो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मिड कैप में बेंचमार्क को अगर आप देखें तो बेंचमार्क भी अलग अलग बेंचमार्क हैं। तो यहाँ पे एक बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100, दूसरा बेंचमार्क है S&P BSE मिड कैप, फिर तीसरा बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। इसलिए अगर आप बेंचमार्क के रिटर्न्स को देखें तो ये आपको अलग रिटर्न्स दिखेगा। लाइक अगर आदित्य बिरला सन लाइफ के 1 ईयर बेंचमार्क रिटर्न को देखें तो ये 24% है, जबकि अगर आप एक्सिस मिड कैप के बेंचमार्क के रिटर्न को देखें तो ये 21.4% है, और अगर आप BNP परिवार मिड कैप के बेंचमार्क रिटर्न को देखें 1 ईयर बेंचमार्क रिटर्न को तो ये 26% है। तो हम जब भी रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे तो हमें देखना होगा कि अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर हमारा पर्टिकुलर फंड एज कंपेयर टू बेंचमार्क कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो आउट ऑफ दीज 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैंने कुछ स्कीम्स को रेड किया है। तो अगर आप इन रेड कलर स्कीम के रिटर्न्स को देखें तो उनका रिटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके बेंचमार्क से कम है। दैट मीन्स ओवर द ईयर्स इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हम इन स्कीम्स को अपने लिस्ट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। लाइक अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड को देखें तो 1 ईयर का होराइजन में इसके बेंचमार्क ने 24% रिटर्न दिया है, जबकि इस पर्टिकुलर स्कीम ने सिर्फ 15% का रिटर्न जनरेट किया है।
3 ईयर होराइजन में भी इस पर्टिकुलर फंड के बेंचमार्क ने 1.49% रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने नेगेटिव 1.2% रिटर्न जनरेट किया है। अक्रॉस 5 ईयर ऑल्सो अगर आप देखें तो बेंचमार्क ने 10.97% रिटर्न जनरेट किया है, जबकि स्कीम ने 8.43% रिटर्न ही जनरेट किया है। और अगर आप 10 ईयर्स भी देखें तो 10 ईयर्स में भी बेंचमार्क ने 10.47% रिटर्न जनरेट किया है, जबकि स्कीम ने सिर्फ 10.22% रिटर्न जनरेट किया है। तो ओवर द ईयर्स इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हम इस फंड को इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरे स्कीम्स भी हैं जिन्हें मैंने रेड कलर किया, अगर उनके भी आप रिटर्न्स को कंपैरिजन करें ओवर द ईयर्स, तो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 1 ईयर का कंपैरिजन किया हो या 3 ईयर का कंपैरिजन किया हो, तो ओवर द ईयर्स अगर आप इन स्कीम्स को इनके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो इनका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बेंचमार्क कम है, इसलिए हम इन स्कीम्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने लिस्ट से। अगर आप मेरे एसेट मिड कैप फंड को देखते हैं तो 1 ईयर में इसका रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा है, बट देन इसका जो रिटर्न्स अवेलेबल है वो सिर्फ 1 ईयर का ही अवेलेबल है। तो इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इट्स बेटर कि हम इस फंड को फॉर द टाइमिंग अवॉइड करेंगे। तो नाउ हमारे पास 10 फंड्स बचते हैं। आउट ऑफ दिस 10 स्कीम्स मैंने अगेन 4 स्कीम्स को रेट किया है। इसका रीज़न ये है कि ऑल्दो इन स्कीम्स ने मेनी अ टाइम्स बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क को इन्होंने बेयरली ही बीट किया है, तो ये कोई सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है इन फंड्स ने। अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को देखें तो 1 ईयर में तो इसका रिटर्न बेंचमार्क से कम है, 3 ईयर रिटर्न इसका डिसेंट है, लेकिन अगेन 5 ईयर रिटर्न देखें तो बेंचमार्क का रिटर्न अबाउट 11% है, जबकि इसका रिटर्न 13% भी नहीं है। तो अक्रॉस 2 होराइजन्स दैट इज़ 1 ईयर एंड 5 ईयर इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सिमिलरली आप अगर L&T मिड कैप फंड को देखें तो 1 ईयर में बेंचमार्क ने 24% रिटर्न दिया है, जबकि इस पर्टिकुलर फंड ने 1 का रिटर्न जनरेट किया है। और अगेन 3 ईयर होराइजन में भी ऑल्दो इसने बेंचमार्क को बीट किया है, बट इसने बेयरली बीट किया है बेंचमार्क को। सिमिलरली निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड का भी आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। सो वी कैन रिमूव दीज 4 फंड्स। सो हमारे पास 6 फंड्स बचते हैं और इन 6 फंड्स को हमने सेलेक्ट किया है बेसिस देयर रिटर्न एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क ओवर द ईयर्स। सो नाउ हम कुछ और पैरामीटर्स में इन फंड्स को चेक करेंगे और बेसिस दैट हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा फंड बेस्ट है। सो ये चेक करने के लिए मैंने 4 पैरामीटर्स लिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स कि जो एवरेज रिटर्न या मीन है एक स्कीम का, तो उस स्कीम के जो रिटर्न्स है उस मीन या एवरेज से कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन किसी भी स्कीम के टोटल रिस्क को बताता है, तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर स्कीम में रिस्क ज़्यादा है। तो ये मिड कैप स्कीम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं जो कि काफ़ी रिस्की है, इसलिए इनका स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज़्यादा आएगा। शार्प रेशियो मीन्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस स्कीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। बीटा से हमें किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के रिस्क के बारे में पता चलता है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्कीम के बेंचमार्क को देखते हैं तो बेंचमार्क का बीटा हम 1 लेते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम का बीटा 1 के आसपास है तो वह एक्सेप्टेबल है। अल्फा से हमें ये पता चलता है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उस एक्सपेक्टेड रिटर्न से फंड मैनेजर ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। अगर अल्फा निगेटिव है तो उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और अगर अल्फा पॉजिटिव है तो वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उससे ये पता चलता है कि फंड का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा है। सो नाउ हम इन 6 फंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, बीटा और अल्फा को चेक करेंगे अक्रॉस 5 एंड 3 ईयर होराइजन्स। 5 ईयर होराइजन में अगर आप देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन मोर और लेस सबका इक्वल है। सिमिलरली बीटा भी सबका 1 के आसपास है, तो नॉट अ मेजर कंसर्न। लेकिन अगर आप शार्प रेशियो देखें तो शार्प रेशियो में एडलवाइस मिड कैप फंड और PGIM का शार्प रेशियो रिलेटिवली कम है दूसरे स्कीम से। सिमिलरली अल्फा भी अगर आप देखें तो एडलवाइस मिड कैप और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ का अल्फा काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर 4। तो बेसिस 5 ईयर परफॉर्मेंस हम इजीली एडलवाइस मिड कैप और PGIM को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप 3 ईयर होराइजन में सेम पैरामीटर्स में देखें तो यहाँ पे अगेन एडलवाइस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, शार्प रेशियो भी इसका कम आ रहा है और इसका अल्फा भी कम है।
लेकिन 3 ईयर होराइजन में अगर आप पीजीआईएम स्कीम के शार्प रेशियो को देखें और अल्फा को देखें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन को देखें तो एडलवाइस मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर फंड्स अच्छा नहीं है, तो आप इस फंड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ऑल्दो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ का परफॉर्मेंस 5 ईयर्स पे तो अच्छा नहीं था, लेकिन 3 ईयर होराइजन में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सो नाउ फाइनली वी हैव 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इन 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अगेन 2 और पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे और देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये 2 पैरामीटर्स है एक्सपेंस रेशियो और एनुअल टर्नओवर। एक्सपेंस रेशियो मींस जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे कुछ फीस लेती है, उस फीस को ही हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो को देखें तो इसमें 2 तरह के एक्सपेंस रेशियो होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर। डायरेक्ट मीन्स आप म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, और रेगुलर मीन्स आप म्यूचुअल फंड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों के एक्सपेंस रेशियो को देखें तो डायरेक्ट और रेगुलर के एक्सपेंस रेशियो में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एज ए एक्सपेंस रेशियो 1 to 1.5% एक्स्ट्रा देना होगा। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें अक्रॉस दिस 5 स्कीम्स में तो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डीएसपी मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरा पैरामीटर हम चेक करेंगे एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर मींस 1 ईयर में उस पर्टिकुलर स्कीम में जो स्टॉक्स है वो उनका कितना ज़्यादा बाय या सेल हुआ है। तो नेचुरली अगर स्कीम में बाय और सेल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो ये आपके रिटर्न्स को एडवर्सली हिट करेगा। तो अगर आप टॉप 4 स्कीम्स में देखें तो उनका एनुअल टर्नओवर कम है, लेकिन ये पीजीआईएम स्कीम का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, 176% इज़ ह्यूज। तो एनुअल टर्नओवर ज़्यादा होने का मतलब है एडिशनल कॉस्ट। अगर आप इन स्कीम्स के इंसेप्शन डेट की बात करें, दैट इज़ ये स्कीम्स कब से चल रहे हैं, तो सारे स्कीम्स काफ़ी पुराने स्कीम्स है, बारिंग दिस पीजीआईएम स्कीम जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ है। अगर आप फंड मैनेजर्स की बात करें तो एक्सिस मिड कैप के फंड मैनेजर हैं श्रेयास देवालकर, जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। डीएसपी मिड कैप के फंड मैनेजर विनीत सामरे, जो कि 2012 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। डीएसपी मिड कैप को 2 और फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, एक हैं रेशम जैन और दूसरे हैं जय कोठारी, दोनों ही 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को पंकज टिब्रेवाल मैनेज कर रहे हैं सिंस 2010, जबकि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं प्रणव गोखले, जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं। साथ ही इस फंड के एक और फंड मैनेजर है नीलेश, जो कि 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं अनिरुद्ध, और वो फंड मैनेजर है इस फंड के सिंस 2018 से। सो नाउ अब हम इन पर्टिकुलर स्कीम्स के स्टॉक्स को देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। एक्सिस मिड कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में है, और सेक्टर की बात करें तो इनका फाइनेंस में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइनेंस और बैंक्स को अगर आप ऐड ऑन करें तो ऑलमोस्ट 30% इनका एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर में है। फार्मा में इनका एक्सपोजर काफ़ी कम है। सिमिलरली अगर आप डीएसपी में भी देखें तो इनका भी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20%। फार्मा में भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, 11.4%। अगर आप कोटक फंड के टॉप सेक्टर्स को देखें तो यहाँ आपको सेक्टर लोकेशन थोड़ा अलग मिलेगा। यहाँ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 19% का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिलेटिवली इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, और यहाँ सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। अगर आप इन्वेस्को के स्कीम को देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ऑटो और ऑटो रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 18% है, जबकि बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 15% है, और फार्मा में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 13% है। अगर आप पीजीआईएम के फंड को देखें तो यहाँ भी फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 19% है, फार्मा में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 12% है, जबकि सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट अबाउट 11% है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, एंड ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें
ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।